अमेरिका ने हूथी को फिर से इंटरनेशनल टेररिस्ट की लिस्ट में डाल दिया और हूथी ने कहा कि डाल दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बीच अमेरिका ने दावा किया कि हूथी के ऊपर उसने बड़ा हमला किया है, हालांकि उसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि हूथी चल चुका है नई चाल। वो चाल क्या है आज मैं डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा भी बहुत सारे अपडेट्स, दुनिया भर में किस तरह से इजराइल की मजम्मत हो रही है, किस तरह से हॉलीवुड की एक एक्ट्रेस एंजेलिना जोली सामने आई हैं अब और वो कह रही हैं कि इजराइल जो कर रहा है वो गलत है। और ऐसी ही तमाम खबरें लेकर मैं आपके बीच में हाजिर हूं। देखते रहिए पूरा वीडियो। नमस्कार, टीसीएच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। इजराइल पैलेस्टीन वार पर लगातार हम अपडेट्स दे रहे हैं और शुरुआत हमेशा मैं करना चाहता हूं एक ऐसे खबर से जो पॉजिटिव हो, जिसको देखकर आंखों को सुकून आए, वरना तबाही के मंजर तो चारों तरफ हैं ही। तो एक वीडियो आया, जिनके पास अपने घर हुआ करते थे, शानदार फ्लैट्स हुआ करते थे, उन बच्चों की क्या हालत कर दी है इजराइल ने, किस तरह से मकानों को बर्बाद करके उन बच्चों को टेंटों में रहने पर मजबूर कर दिया है। उन टेंटों में रहने वाली इन लड़कियों ने एक प्यारा सा वीडियो बनाया, आप देख पा रहे होंगे। इनके चेहरे की खुशी, इनके चेहरे का सुकून और इनके चेहरे की पवित्रता आप देख पा रहे होंगे। कितनी पाक हैं ये बच्चियां, जिनको घर से बेघर कर दिया है शैतान इजराइल ने। और ये दूसरा वीडियो, एक प्यारी सी बच्ची, छोटी सी बच्ची, जिसके पास कभी अपना घर रहा होगा, मां बाप रहे होंगे, आज किस हाल में पहुंच गई है, कितने प्यार से एक रोटी हाथ में ले रही है। लेकिन इन सब के बावजूद फलस्तीन के बच्चों ने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी है, लगातार कुर्बानियां दे रहे हैं और इस कुर्बानी का फल फलस्तीन को आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। फलस्तीन आजाद होकर रहेगा। दुनिया का कोई भी हुक्मरान चाहे जो चाहे, लेकिन इन बच्चों के आंसू बर्बाद नहीं होने वाले। इन बच्चों के आंसू इस बार बेकार नहीं होने वाले। ये बच्चे हैं, इजराइल कहता है कि हम खुद को बचा रहे हैं, सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं। आप ये बताइए, ये छोटे छोटे बच्चे जिनको उसने घर से बेघर कर दिया है, और मैं दिखा नहीं सकता वो वीडियोस, वो तस्वीरें, वरना यूट्यूब आप तक वीडियो पहुंचने नहीं देगा। हजारों बच्चों को मार डाला है इजराइल ने। ये बच्चे किसी पर खतरा हो सकते हैं, ये बच्चे जो अपने पांव पर नहीं चल सकते, ये बच्चे ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी अपने पांव पर चलना सीखा है, और वो बच्चे जो कल तक स्कूलों में जाते थे, क्या वो इजराइल के लिए खतरा थे? हकीकत यह है कि इजराइल खुद अब कह रहा है, लगातार कह रहा है कि हमास को अभी हराया नहीं जा सका है। हकीकत यह है कि अपना एक भी अगवा किया हुआ बंदा इजराइल आज तक छुड़ा नहीं सका है। बस अमेरिका और बाकी मुल्कों से जो उसको मदद मिलती है, जिस तरह के हथियार मिलते हैं, उन हथियारों के सहारे लगातार आसमान से आग बरसा के, वहां के घरों को तोड़कर, वहां के लोगों को तबाह करके इजराइल दावा यह कर रहा है कि हम जेनोसाइड नहीं कर रहे, हम सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं। यह कौन सा सेल्फ डिफेंस है जिसमें कब्रों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है? जी, आज तक आपने कभी सुना है किसी जंग में कि कब्रें तोड़ी गई हों? लेकिन इजराइल कब्रों को, खान यूनुस में कब्रों को तोड़ रहा है। कब्र के अंदर से उसे क्या चाहिए पता नहीं। और इजराइल के सैनिक क्या कर रहे हैं? लोगों के घरों में घुसकर उनका माल और असबाब लूट रहे हैं। यह किसी का घर है, इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, जिस घर पर कब्जा कर लिया है आईडीएफ के सैनिकों ने। और उसके बाद क्या कर रहे हैं? उस घर में एक लॉकर है, लॉकर में घर के जेवर रखे होंगे, कुछ पैसे रखे होंगे। उस लॉकर को काटा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, ताकि वहां से पैसे और गहने चुराए जा सकें। यह सेल्फ डिफेंस है या डकैती है, आप खुद समझ सकते हैं। यह किसी सभ्य देश की सेना की हरकत है या फिर अपराधियों, गुंडों और शैतानों की हरकत है, यह आप खुद समझ सकते हैं। यह कौन सा सेल्फ डिफेंस है जिसमें इजराइल जाकर कहता है आईसीजे में कि हमने किसी अस्पताल को नुकसान नहीं पहुंचाया? और आप देख पा रहे होंगे इस वीडियो में कि अस्पताल का क्या हाल कर दिया है। यह कौन सा सेल्फ डिफेंस है जिसमें बच्चों के पढ़ने के स्कूल तोड़े गए? आज गजा के अंदर एक भी यूनिवर्सिटी सलामत नहीं है। एक आखिरी यूनिवर्सिटी जो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, जिसे एक प्राइवेट बिजनेसमैन ने बनवाया था, 350 के आसपास उसमें बम लगाए गए और उड़ा दिया गया। यह सेल्फ डिफेंस है? यह सेल्फ डिफेंस कतई नहीं है।
आईसीजे का फैसला क्या आएगा, कब आएगा, अपने इंटरिम फैसले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या कहेगा, यह इजराइल पर फैसला नहीं होगा, यह खुद उस कोर्ट पे फैसला होगा जो कोर्ट दुनिया में नरसंहार को रोकने के लिए, जेनोसाइड को रोकने के लिए बनाई गई थी। अगर वो कोर्ट कहती है कि इजराइल ने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो इसका एक और सिर्फ एक मानी है कि अब दुनिया में कहीं भी किसी मजलूम को न्याय नहीं मिलने वाला है। अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी और फलस्तीनी अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। कुछ लोग उनके साथ खड़े हुए हैं, कुछ उनके खिलाफ खड़े हुए हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि दुनिया भर की जनता, यह बात मैं लगातार कहता आ रहा हूं और आज मैं आंकड़ों से साबित करूंगा कि दुनिया भर की आवाम लगातार फलस्तीन के साथ आ रही है। बाकायदा एक सर्वे रिपोर्ट आई है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे वो रिपोर्ट कहती है कि दुनिया भर में इजराइल को सही मानने वालों की संख्या लगातार घट रही है और फलस्तीन को सही मानने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यहां तक कि जर्मनी में, जहां के हुक्मरान मतलब हिटलर के वंशज खुद को साबित कर रहे हैं, ये लोग पहले यहूदियों के साथ अत्याचार किया और अब जब फलस्तीनियों के साथ अत्याचार हो रहा है तो इजराइल के साथ शाना बशाना खड़े हो रहे हैं। लेकिन वहां की जनता भी कह रही है, वहां की जनता का भी बड़ा हिस्सा कह रहा है, सड़कों पर आकर कह रहा है, सर्वे में कह रहा है कि फलस्तीन के साथ जो इजराइल कर रहा है वो जुल्म है, वो गलत है। दुनिया भर में इस तरह के जुलूस निकले हैं, मैं आपको कई कई बार दिखा चुका हूं। लगातार जुलूस निकल रहे हैं और सिर्फ जुलूस नहीं निकल रहे हैं, हर जगह इसका असर हो रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं पॉलिटिकल घटनाओं पर चलने से पहले। मैकडोनाल्ड कंपनी का नाम आप सबने सुना होगा, सब आप लोग घूमते फिरते जाते होंगे, कभी भूख लगती होगी तो मैकडोनाल्ड से कुछ लेके खा लेते होंगे। जब यह जंग शुरू हुई तो मैकडोनाल्ड ने आईडीएफ के सैनिकों के लिए मुफ्त में खाना पानी देने का ऐलान किया। ऐलान हो गया, आईडीएफ के सैनिकों के पास मैकडोनाल्ड की चीजें पहुंचने लगी। मैकडोनाल्ड की चीजें खाते हुए, उसकी टिक्की, उसका बर्गर खाते हुए उन्होंने खूब सारे फोटो और वीडियो डाले। इसके गुस्से में दुनिया भर में मैकडोनाल्ड का बायकॉट शुरू हुआ। सारी दुनिया में लोगों ने मैकडोनाल्ड का बायकॉट करना शुरू किया। नतीजा यह है कि मैकडोनाल्ड की सेल्स लगातार गिर रही हैं और इतनी गिर रही हैं कि अब मैकडोनाल्ड ने बाकायदा माफी नुमा चीज जाहिर की है। उसने कहा है कि हम आईडीएफ के साथ कतई नहीं है, हमारी कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है। यह क्यों कहना पड़ा है? यह इसलिए कहना पड़ा है क्योंकि दुनिया भर से मार पड़ी है। दुनिया भर के लोगों ने, चाहे वो मैकडोनाल्ड हो या बाकी ऐसी कंपनियां हो जो इजराइल को सपोर्ट कर रही थी या ज़ायनिस्ट जिनके मालिक हैं, उनको बायकॉट करना शुरू कर दिया है। और अब सबकी समझ में आ रहा है कि हुक्मरानों का सपोर्ट अकेला काफी नहीं होता है। जनता जब सड़कों पर आती है तो मामला पूरा का पूरा बदल जाता है। इधर जंग के बारे में सबसे बड़ी अपडेट यह है, आपको मैंने बताया था कि इजराइल ने अपने सैनिकों की एक डिवीजन वापस बुला ली है गजा से। गजा में हमास और इजराइल के बीच में एक समझौता कराने में कतर सफल हुआ है, जिससे दवाएं वहां पहुंच रही हैं। इजराइल ने कहा है कि हमारे जो होस्टेज हैं उनके पास दवा पहुंचनी चाहिए। हमास ने कहा है कि उनके पास तो दवा पहुंचेगी, साथ में जो लोग वहां पर घायल हैं, परेशान हाल हैं, उनके पास भी दवा पहुंचेगी। हालांकि ये दवा पहुंचने लगी है, उसके ठीक पहले इजराइल ने जबरदस्त बमबारी की है, ढेर सारे लोगों को मारा है और गजा में तो छोड़ दीजिए, वेस्ट बैंक में भी 13 लोगों को मारा गया है। तो इजराइल की शैतानी कम नहीं हो रही। लेकिन मैं जिस दूसरी खबर की ओर आपको ले जा रहा था, वो खबर यह थी कि जिस डिवीजन को वापस बुलाया गया है उससे एक मीटिंग में कहा गया है कि अब हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई तेज होगी। यानी अब इजराइल एक और फ्रंट हिजबुल्लाह का जो खुला हुआ है वहां पूरी तरह से जंग करने जा रहा है। मैंने आपको बताया कि हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पे बमबारी कर रहा है। हिजबुल्लाह ने भी वही कहा है जो हूथी ने कहा है। हूथी पर थोड़ी देर में मैं आऊंगा। हिजबुल्लाह ने भी यही कहा है कि जब तक फलस्तीन पे हमला बंद नहीं होगा तब तक हम जंग जारी रखेंगे। और अब इजराइल लेबनान से, या यूं कहें कि हिजबुल्लाह से लड़ने की तरफ जा रहा है। लेबनान से लगी हुई जो सीमा है इजराइल की, वहां से लगातार लोगों को खाली कराया गया है। जो सेटलर्स हैं, यानी अवैध रूप से जाकर वहां बसे हुए इजरायली हैं, उन सबको वहां से बाहर हटाया गया था। तकरीबन 2 लाख के आसपास लोग वहां से बाहर गए हैं।
अब इजराइल चाहता है कि ये लोग कैसे भी अपनी बस्तियों में फिर से वापस लौट जाएं, लेकिन लेबनान की तरफ से लगातार बमबारी हो रही है। इजराइल के लिए पॉसिबल नहीं है। असल में लगता ऐसा है कि अपनी होशियारी में इजराइल इस बार हमास के खेल में फंस गया है, या हो सकता है कि ईरान के खेल में फंस गया हो, क्योंकि मल्टीपल जो मोर्चे खुले हुए हैं। एक तरफ तो इजराइल की हालत यह है कि उसके सैनिक लगातार मारे जा रहे हैं, उसकी इकॉनमी का बुरा हाल है, कर्जे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऊपर से एक के बाद एक जिन जंगों में वो फंस रहा है, अभी वो खुद कह रहा है कि हमास को नहीं हरा सका है। उधर इजराइल हिजबुल्लाह से फंस रहा है जंग में, हूथीज कहीं से कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। ईरान ने इजराइल के 3 ठिकानों पर हमला किया है 24 घंटे के अंदर। एक ठिकाना सीरिया में था, एक ठिकाना इराक में था, और एक ठिकाना जिसके बारे में कल मैंने सबसे पहले आपको बताया था, बाद में डिटेल्स आई, पाकिस्तान में था। पाकिस्तान में जो अल अदल काम कर रहे थे, जैश अल अदल काम कर रहे थे। ईरान ने साफ कहा है कि ये लोग बेसिकली इजराइल के लिए काम कर रहे थे। इसके पहले भी सीरिया में और इराक में जो हमला हुआ, वो अब सबने मान लिया है कि मोसाद के हेडक्वार्टर पे हमला हुआ था। तो चारों तरफ से इजराइल जिस तरह से घिरता हुआ और जंग में फंसता हुआ नजर आ रहा है, यकीन जानिए आज आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें लग रही हैं, लेकिन जैसे यूक्रेन को छोड़कर अमेरिका पीछे हट गया, यूक्रेन को उसके हाल पे छोड़ दिया, आज नहीं तो कल अमेरिका को भी यह करना पड़ेगा। और यह कहने के पीछे एक कारण है। कारण यह है कि बिडेन को जाना है चुनाव में। मैंने आपको बताया कि बिडेन की लोकप्रियता लगातार घटती जा रही है। 20% के आसपास प्रोग्रेसिव लोग हैं, अरब वोट काफी हैं वहां पे, वो सारे वोट बिडेन के हाथ से निकल रहे हैं। इधर ट्रंप ने अपनी पहली प्राइमरी शानदार तरीके से जीत ली है, तो उनके लिए, बिडेन के लिए वैसे भी मुश्किल होता जा रहा है कि वो इस चुनाव में जीत पाए। ऐसे ही नहीं, ब्लिंकन ने अपनी आवाज बदल ली है। वो बात कर रहे हैं कि जितना हमारे लिए इजराइल के लोगों की जान कीमती है, उतनी ही कीमती जान हमारे लिए फलस्तीनी की भी है। ये सब बातें अमेरिका के वोटर्स को, जो नाराज वोटर्स है, उसको सुनाने के लिए है। और नाराजगी का आलम मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरह से बिडेन के व्हाइट हाउस के एम्प्लॉइज ने जबरदस्त वहां पे आंदोलन किया, पूरी रात आंदोलन चलाया, जो शायद अमेरिका के इतिहास में अपनी तरह का पहला आंदोलन है। तो लॉन्ग टर्म में यह तय मानिए आप, अगर ट्रंप आता है, ट्रंप ने भले कहा हो कि इजराइल फर्स्ट हमारी भी नीति है, लेकिन ट्रंप ने अपने पूरे शासनकाल में एक भी युद्ध शुरू नहीं किया। तो अगर ट्रंप आता है तो बिडेन ने ये जो लड़ाइयां छेड़ी हैं, उसमें ट्रंप शामिल नहीं होना चाहेगा। अब अगर ट्रंप नहीं शामिल होना चाहेगा तो इजराइल को उस तरह से मदद नहीं मिलेगी जिस तरह से मदद अभी तक मिल रही थी। और अमेरिका अगर सीधे इस जंग में शामिल नहीं होता है तो इजराइल के लिए इतने मोर्चों पर जंग कर पाना बहुत मुश्किल होगा। यूरोप से जरूर उसको समर्थन मिल रहा है। ऋषि सुनक अपने एक एमपी के जवाब में, ऋषि सुनक ने कहा, उस एमपी ने कहा था, वो महिला एमपी थी, उन्होंने कहा था कि आपको वहां सीज फायर करवाना चाहिए। जवाब में ऋषि सुनक ने कहा कि आप हूथी और हमास को समझाइए कि वो सीज फायर करें। ऋषि सुनक है तो हिंदुस्तानी, पैदा हिंदुस्तान में हुए थे, इंग्लैंड के राष्ट्रपति हैं। ऋषि सुनक शायद, वैसे जानते सब हैं ये लोग, शायद इनको पता नहीं है कि ये सारा कुछ जो हो रहा है वो 7 अक्टूबर से शुरू नहीं हुआ है। ये सारा कुछ लंबे समय से हो रहा है, ये मैं आपको बता चुका हूं। 1947 का एक नक्शा है जो आपको कहीं भी ढूंढने पर मिल जाएगा। उस नक्शे में उस पूरी एरिया को फिलिस्तीन कहा गया है। उस समय इजराइल कहीं था नहीं। इन्हीं लोगों ने, इंग्लैंड, अमेरिका और जर्मनी के लोगों ने अपने यहां यहूदियों को सताया और फिर फलस्तीन में उनके बसने की मदद की, जो फलस्तीनियों के कीमत पर थी। और फिर उसके बाद आप जानते हैं कि कैसे फलस्तीन सिमटते 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 केवल गजा पट्टी और वेस्ट बैंक में रह गया। और आज ये बात कर रहे हैं हूथी और हमास की। इनको नहीं पता है कि वहां किस तरह का अत्याचार होता है अरबों के ऊपर। ये एक छोटा सा वीडियो बगल में चल रहा होगा, आप देख रहे होंगे कि अरबों के साथ कितना खराब व्यवहार किया जाता है। कहा जाता है कि अ गुड अरब इज अ डेड अरब, जानवर की तरह अरबों को ट्रीट किया जाता है। और यह आज से नहीं हो रहा है, यह 1948 से हो रहा है। 1948 से लगातार जिस तरह की वहां हरकतें हो रही हैं, ऋषि सुनक को वो दिखाई नहीं देती हैं, हूथी और हमास दिख रहा है। बहुत सीधी बात है कि हूथी की भी यही मांग है और बाकी हिजबुल्लाह और बाकी संगठनों की भी यही मांग है कि वहां सीज फायर हो, फलस्तीन को अलग स्टेट दिया जाए, 2 स्टेट सोल्यूशन आए, फलस्तीन को आजादी मिले, तो वो अपने आप जंग बंद कर देंगे। तो जंग बंद करने का एक ही तरीका है, आप कितने भी बम गिरा लो फलस्तीन में, आप कितने भी लोगों को मार दो, ये जंग कभी नहीं बंद होने वाली है। आज बंद होगी, 2 साल बाद फिर शुरू हो जाएगी। पिछले 50 साल का इतिहास यही बताता है।
न इजराइल अपनी भूख से बाज आएगा, न फलस्तीनी अपने हक की लड़ाई से बाज आएंगे। तो तरीका तो एक ही है कि फलस्तीनियों को उनका हक दे दो, फलस्तीनियों को उनका मुल्क दे दो, 2 स्टेट सोल्यूशन करो। जो फलस्तीनियों का हिस्सा है, जो लीगल हिस्सा है, वो लीगल हिस्सा खाली करा के फलस्तीनियों को दे दो, उनको आजादी दे दो, अपने आप ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। इजराइल को जो दिन रात पैसे देते रहते हो, हथियार देते रहते हो, वो बंद कर दो। कहो इजराइल से कि अपने तरीके से वहां पर रहे। देखो इजराइल ये हमला करने की नौटंकी अपने आप बंद कर देगा, सारी की सारी जंग खत्म हो जाएगी, अमन कायम हो जाएगा। लेकिन ऋषि सुनक जैसे लोग हों या जर्मनी के चांसलर हों, इनको इजराइल को लगातार मदद करना है। आपको लगता होगा इजराइल के लिए बड़ी मोहब्बत है। असलियत यह है कि इन सब की हालत खराब है, इकोनॉमिक हालत सबकी खराब है। सब पैसा कमाने पे लगे हुए हैं और इजराइल इस समय क्या कर रहा है? हथियार खरीद रहा है। जितने हथियार खरीदेगा वहां की हथियार लाबी को पैसा मिलेगा, हथियार लाबी फिर चुनाव के समय इनको चंदा देगी और ये सारे के सारे चुनाव लड़ पाएंगे, रईसी में रह पाएंगे और अपने मुल्कों को आर्थिक खतरे में डूबने से बचा पाएंगे। इकलौता कारण यही है कि ये सारे के सारे आज इजराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन यकीन जानिए बहुत लंबे समय तक ये भी खड़े नहीं रह पाएंगे। जिस तरह जनता का सैलाब लगातार सड़कों पर आ रहा है, जिस तरह से जनता का प्रेशर पड़ रहा है, इनको भी आज नहीं तो कल अपनी जबान बदलनी पड़ेगी। और इस बीच यूरोप से पहला मुल्क है स्लोवेनिया, जिसने साफ साफ कहा है कि हम इजराइल के नहीं फलस्तीन के साथ खड़े हैं। क्यूबा कह ही चुका है, मलेशिया ने कहा है कि आईसीजे में हम साथ देंगे। साउथ अफ्रीका का यानी कि फलस्तीन का, यानी पूरे वर्ल्ड में आईसीजे के बहाने दुनिया 2 हिस्सों में बंटती हुई नजर आ रही है। एक हिस्सा जो फलस्तीन के साथ खड़ा है और दूसरा हिस्सा जो खड़ा है इजराइल के साथ। एक बात मैं आपको और बता दूं कि भले कितनी भी बर्बादी हुई हो, भले कितनी भी तबाही हुई हो, फलस्तीनियों ने कितनी भी कुर्बानी दी हो, लेकिन फलस्तीन के इतिहास को पिछले 15-20 साल से मैं बड़े गौर से पढ़ रहा हूं और देख रहा हूं। मैंने कभी फलस्तीन के पक्ष में ऐसी आवाजें, इतनी बुलंद आवाजें उठती हुई नहीं देखी थी। मैं बार बार कहता हूं कि इसकी एक बड़ी वजह आप हैं और हम हैं, जो लगातार सोशल मीडिया पे, यानी हमारे जैसे लाखों लोग हैं जो लगातार सोशल मीडिया पे इस मुद्दे को उठा रहे हैं। लेकिन इन सब से आगे आप सोचिए कि अब फलस्तीन को फिर से पुराने हाल में नहीं पहुंचाया जा सकता। ब्लिंकिन हो, बिडेन हो, भले समर्थक हो इजराइल के, लेकिन सब ये कह रहे हैं कि 2 स्टेट सोल्यूशन होगा तभी वहां शांति होगी। तो ये जो शहादत दी है फलस्तीनियों ने, ये जो कुर्बानी दी है फलस्तीनियों ने, ये बेअसर नहीं होने वाली है। अब फलस्तीन की आजादी को कोई नहीं रोक सकता, अब 2 स्टेट सोल्यूशन को कोई नहीं रोक सकता। और ये बात जानता है बीबी नेतन्याहू भी, बेंजामिन नेतन्याहू भी, कि 2 चीजें तय हैं। पहली चीज कि इस जंग के खत्म होने के बाद फलस्तीन की आजादी के लिए, फलस्तीन की रीबिल्डिंग के लिए पूरी दुनिया में मूवमेंट चलेगा। और दूसरी चीज कि जिस दिन यह जंग खत्म हो जाएगी, उस दिन उसके नीचे से उसकी कुर्सी सरक जाएगी। उसकी जो खुद की लोकप्रियता है वो बेहद डाउन हो चुकी है। हालात क्या है, आईडीएफ की इमेज क्या है, इसके बारे में मैं आपको एक घटना बता दूं। अभी हाल में 2 अगवा किए हुए इजरायली एक सुरंग में मारे गए। पहले कहा गया हमास ने मार दिया, फिर इजराइल की आर्मी ने खुद स्वीकार किया कि हमने उनको मार दिया है। अब उनमें से एक की मां ने बाकायदा पोस्ट लिखी है और उस पोस्ट में लिखा है कि हमारे बच्चे को इजरायली सैनिकों ने मारा। और किस तरह से मारा? जैसे जर्मनी में हिटलर ऑश्विट्ज़ में बाकी जगहों पर गैस चैम्बर बनाता था, वैसे ही जो सुरंगें इजराइल खाली करवा रहा है या जिन सुरंगों पर हमला कर रहा है, उनमें केमिकल गैस भर दे रहा है और उसी गैस से घुट के हमारे बच्चे की मौत हुई है। आप सोचिएगा, सद्दाम हुसैन पर आरोप लगाया था अमेरिका ने कि उसके पास केमिकल हथियार है, एक केमिकल हथियार नहीं मिला था और इराक को तबाह कर दिया गया था। यहां इजराइल में इजराइल की ही एक मां कह रही है कि गैस चैम्बर बनाया जा रहा है, जो दुनिया भर के जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उनके हिसाब से गुनाह है। और सारी दुनिया, बिडेन से लेके, सुनक से लेके बाकी सब खामोश बैठे हुए हैं। यह खामोशी बहुत भारी पड़ने वाली है इन नेताओं को भी और इजराइल को भी। इन सब के बीच अमेरिका लगातार दावा कर रहा है, अभी उसने कल भी दावा किया है कि हूथी के ऊपर हमने भारी बमबारी की है। असलियत यह है कि हूथी के खेल में अमेरिका फंस गया है। हूथी ने एक खबर आई और यह खबर
उड़ते उड़ते आई। इस खबर को इंटरनेशनल मीडिया नहीं छापेगा, मिडिल ईस्ट की मीडिया इस खबर को छाप रही है। हूथी ने रात का फायदा उठाकर रातों रात पिछले दिनों में अपने सारे हथियार, अपने लॉन्चर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिए। नंबर 1, यानी जितने भी बम गिरा ले अमेरिका, हूथी के हथियारों पर या हूथी के आर्मी ठिकानों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। यही खेल उसने लगातार खेला है सऊदी अरबिया के साथ, और यह जो खबर भी आई है यह सऊदी अरबिया से ही आई है। यानी हूथी का जो ये नया खेल है जिसमें उसने अपने हथियार, अपने लड़ाके, अपने लॉन्चर सारे के सारे अमेरिका की निगाहों से छिपा दिए हैं, उसमें फंस के अमेरिका बम जितना गिरा ले। क्योंकि बिडेन ने अभी क्या किया कि बिडेन ने फिर से हूथी को इंटरनेशनल टेररिस्ट की जो लिस्ट है उस लिस्ट में डाल दिया। जब बिडेन सत्ता में आया था तो उसने लिस्ट से बाहर निकाल दिया था, अब फिर से उस लिस्ट में डाल दिया। हूथी ने कहा कि जिस लिस्ट में मन करे उस लिस्ट में डाल दो, हमारे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है। उसके बाद अपनी जनता को सेटिस्फाई तो करना ही था कि हम हूथी से लड़ रहे हैं, तो हूथी के ऊपर बमबारी करने की बात आई। शुरू में बमबारी हुई तो हूथी ने कहा हमारे 4 लोग मारे गए, अमेरिका खुश हो गया, लगा कि लगातार हम बमबारी करेंगे, हूथी के लोगों को मार देंगे और उसके बाद जो है हूथी कमजोर हो जाएगा। हूथी ने बड़े प्यार से अपने हथियार, अपनी सारी चीजें, अपने जो आर्मी के लोग थे उनको ट्रांसफर कर दिया सुरक्षित जगहों पर जहां अमेरिका की पहुंच नहीं है। और अब हूथी प्लान बना रहा है कि न केवल रेड सी में बल्कि रेड सी के आगे के इलाकों में भी वो रॉकेट फेंकेगा, बमबारी करेगा। यानी अब हूथी के रॉकेट्स, हालांकि दूरी बहुत है, लेकिन सीधे इजराइल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इसके अलावा खाड़ी के अंदर जो अमेरिकी और ब्रिटिश ठिकाने हैं उन ठिकानों को नुकसान पहुंचाने में भी पूरी कामयाबी मिल सकती है हूथी को। यानी अब अमेरिकी जो ठिकाने हैं उनको इराक में जो ईरान समर्थित मिलिशिया है वो भी नुकसान पहुंचा रही है, हिजबुल्लाह भी पहुंचा रहा है, हूथी भी पहुंचाएगी, ईरान ने भी कहा है, हमास भी है। इन सभी के बीच अमेरिका और इजराइल जिस तरह से उलझे हैं, कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि रेड सी अमेरिका का कब्र बन सकता है। अमेरिका की जो पूरी दुनिया पे बादशाहत है वो रेड सी के अंदर डूब सकती है। अब आने वाले वक्त में क्या होगा, ये जंग किस तरफ जाएगी, कितना आगे बढ़ेगी। कतर अभी भी कोशिश कर रहा है लगातार कि समझौते हो जाएं, वो समझौते हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच अमेरिका नहीं चाहता है नई जंग शुरू हो। जब ब्लिंकन यहां आया था मिडिल ईस्ट में तो उसने बहुत सारी बातें की थी, तो वो भी समझौते की कोशिशें करेगा, लेकिन समझौते हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। जंग किस तरफ जाएगी, ईरान किस तरह से एक्टिव होगा, हमास आगे क्या करने वाला है, हूथी के अगले हमले किधर होंगे, ये सारी चीजें आने वाले दिनों में हमें पता चलेंगी। और जैसे जैसे पता चलेंगी मैं आपके सामने आकर अपडेट करता रहूंगा। आपसे यह अपील भी करता रहूंगा कि आप हमारे साथ खड़े हो, हमारा साथ दें, हमारे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को दूर तक पहुंचाएं और अगर मुमकिन हो तो थोड़ी आर्थिक मदद भी हमारी करें, क्योंकि सिर्फ आपकी 89 रुपीस की एक मेंबरशिप भी हमको ताकत देती है। अगर हमारे पास अच्छे नंबर्स में मेंबर्स हो जाएंगे तो हम शायद अपने वीडियोस को और कायदे से बना पाएंगे, अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे। और जब हम अपने पैरों पर खड़े होंगे, हमें आपकी ताकत मिलेगी, तभी हम कैमरे और सत्ता की आंख में आंख डालकर सच कह पाएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।